हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है छोटी बहन। मैं एक सरकारी कार्यालय में काम करती थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, मोटी मोटी आंखें और गदराई बदन। खूबसूरती मेरे अंग अंग से टपकती थी। कार्यालय के साथी कर्मचारी मेरे संपर्क को तरसते थे। गाने और शायरी का मुझे बेहद शौक था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। मेरी दो बहनें और एक भाई थे। पिता का साया मुझ पर से उठ गया था। एक बहन और भाई का विवाह हो चुका था और वह अपने परिवार में मस्त थे। विधवा माँ और 8 वर्ष छोटी बहन गीता के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी थी। मेरी माँ को अपने घर से विशेष लगाव था। वह किसी भी शर्त पर घर छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी गुजारे के लिए मेरे पिता काफी रुपया पैसा छोड़ गए थे। मेरे सामने समस्या गीता की पढ़ाई की थी। मेरी इच्छा कि वह अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मैं उसे अच्छे स्कूल में डालना चाहती थी जो वहां नहीं था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को रजामंद कर लिया और मैं गीता को दिल्ली से ले आई। गीता से बेहद प्यार करती थी। गीता को भी मुझसे बहुत प्यार था। विजय अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। विजय को पहले फिल्म में हीरो बनने का शौक हुआ। वह मुंबई गया पर वहां सफल ना हो सका। फिर पेंटिंग का शौक हुआ परंतु इसमें भी सफलता नहीं मिली। उसके पिता ने काफी समझाया पर वह कुछ समझ ना सका। गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी कर ली। कुछ दिन के बाद वह भी छोड़ दी। फिर शायरी और पत्रकारिता के चक्कर में पड़ गया। ना कोई खाने का ठिकाना, ना कोई रहने का बंदोबस्त। यार दोस्तों के सहारे किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। शरीर डील-डोल अवश्य आकर्षण था। खानदानी तहजीब और बोलने का लहजा हर किसी को मोह लेता था। और फिर एक दिन उसे मुझसे मिलने का मौका मिला। एक इंटरव्यू लेने के सिलसिले में वह मेरे कार्यालय में आया। मेरे कमरे में घुसते ही उसने जैसे ही मुझको देखा, उसके तन बदन में सनसनी सी फैल गई। कुछ देर के लिए वह मुझे खड़ा खड़ा देखता रहा। इससे पहले कि वह कुछ कहे, मैंने उससे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी उसकी तहजीब और बोलने के अंदाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इंटरव्यू का कार्य खत्म हुआ और मुझसे फिर मिलने की इजाज़त लेकर विजय वहां से चला गया। विजय के वहां से चले जाने के बाद मैं काफी देर तक कुछ सोच में पड़ गई। वह पहला मौका था जब किसी के व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया था। कल्पनाओं के समुंदर में मैं थोड़ी देर के लिए डूब गई और फिर मैंने अपने आप को झटका दिया और अपने काम में लग गई। ज्यादा देर तक मेरा काम में मन नहीं लगा। आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं घर चली गई। विजय और मेरे परस्पर मिलने का सिलसिला जारी रहा। कुछ दिन कार्यालय में औपचारिक मिलने के बाद कॉफी पीने का कार्यक्रम बनने लगे। मैंने ना चाहकर भी हाँ कर दी। गीता के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए भी मैं विजय से मिलने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए लालायित रहने लगी। हम दोनों को इस प्रकार मिलते हुए 1 साल हो गया। प्यार की पवित्रता और मनों की भावनाओं पर हम दोनों का ही नियंत्रण था। परस्पर हम एक दूसरे के व्यवहार, आदतों
और इच्छाओं को पहचानने लगे थे। एक दिन विजय ने मेरे सामने हिचकते हिचकते विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर मैं एकदम बौखला उठी। मैं परस्पर मिलने से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। यह सुनकर मैं उठी और ना कहकर घर चली गई। घर जाकर मैं अपने कमरे में काफी देर तक रोती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं जिंदगी के किस दौर से गुजर रही हूँ। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कुछ सोच नहीं पा रही थी। इस घटना का विजय पर बहुत बुरा असर पड़ा। वह मेरी ना को सुनकर दिल मिला उठा। वह बहुत गुमसुम रहने लगा। खाने का उसे कोई होश ना रहा। उसने मुझसे मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे इस व्यवहार ने उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। इधर मेरी हालत भी ठीक ना थी। गीता के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं विजय को ना तो कह बैठी, परंतु मैं अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस करने लगी। विजय के संपर्क ने थोड़े समय के लिए जो खुशी लाती थी, वह लगभग खत्म हो गई थी। मैं खोई खोई सी रहने लगी। रात को करवट बदलती और अंगड़ाइयां लेती, परंतु नींद ना आती। मैंने सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना शुरू किया। चेहरे की रौनक और शरीर की स्फूर्ति पर असर पड़ने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं सोच में डूबी रहती कि गीता की परवरिश कैसे हो। यदि मैंने शादी कर ली तो गीता का क्या होगा। विजय की सेहत पर असर पड़ने लगा था। खाने की लापरवाही से उसके शरीर में और कई बीमारियां पैदा होने लगी। विजय इस मानसिक आघात को चुपचाप सहे जा रहे थे। धीरे धीरे मुझको विजय की इस हालत का पता चला तो मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। मैं विजय से मिलने के लिए तड़पने लगी। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके घर गई। विजय की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। विजय ने फीकी हंसी से मेरा स्वागत किया। कुछ शिकायतों के बाद फिर से मिलना जुलना शुरू हो गया। अब जब विजय ने मुझसे प्रार्थना की तो मुझसे रहा ना गया और मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई। मैं और विजय दोनों ही मजे से रहने लगे। हर दम हर पल हम साथ साथ रहते, आनंद उठाते। 3 वर्ष देखते ही देखते बीत गए। गीता भी अब जवान हो गई थी। उसने बीए कर लिया था और एक अच्छी नौकरी करने लगी थी। मैंने गीता को हमेशा अपनी बेटी ही समझा था। शादी से पहले मैंने और विजय ने आपस में फैसला किया था कि जब तक गीता की शादी नहीं हो जाती वह हमारे साथ ही रहेगी। विजय ने उसे बेटी के सम्मान मानने का वचन मुझको दिया था। मैंने कभी अपनी संतान के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तो गीता को ही अपनी आशा और अपने जीवन का लक्ष्य समझती थी। विजय कुछ दिनों के बाद उदास रहने लगे। यद्यपि गीता से वह बहुत प्यार करता था, परंतु उसे अपने संतान की लालसा होने लगी। वह मुझसे केवल एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा। ना जाने क्यों मैं मां बनने से बचना चाहती थी, परंतु विजय के प्यार ने मुझे मां बनने पर मजबूर कर दिया। फिर साल भर बाद मेरी कोख से एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। प्यार से हमने उसका नाम रांची रखा। मैं और विजय अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। रांची ने हमारी खुशियों को और बढ़ा दिया था। कार्यालय की ओर से मुझको बेंगलोर भेजने का प्रस्ताव था। मैं बहुत प्रसन्न हुई, परंतु बार बार मुझे यही चिंता सताती कि गीता के रहने की व्यवस्था कहाँ की जाए। मैंने विजय के सामने इस समस्या को रखा। उसने आश्वासन दिया
कि वह गीता की चिंता ना करे, वह उसका पूरा ध्यान रखेगा। इन शब्दों से आश्वस्त होकर मैं बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। मैं 1 साल तक बेंगलोर में रही और जब वापस दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरी तो विजय और गीता ने मेरा स्वागत किया। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि विजय कुछ बदला बदला सा नजर आता है। वह अब पहले की तरह खुले दिल से बात नहीं करता था। उसके व्यवहार में मुझे रूखापन नजर आने लगा। उधर गीता भी अब मुझसे आंख मिलाने में कतराने लगी थी। मुझको काफी दिन तक इस पर कोई ध्यान नहीं हुआ, परंतु इन हरकतों से मैं कुछ असमंजस में पड़ गई। विजय को अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अब वह मेरे साथ बाहर पार्टियों में भी ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता। वह ज्यादा से ज्यादा समय तक गीता के साथ बातें करता। एक दिन मुझको कार्यालय में देर तक रुकना पड़ा। जब मैं रात को अपने घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। मैंने बिना खटखटाए ही अंदर चली आई। वहां मैंने जो देखा तो एकदम चौंक गई। गीता का सिर विजय की गोद में और विजय के होठ गीता के होठों से सटे हुए थे। मुझको अचानक अपने सामने देखकर वे एकदम हड़बड़ा कर उठ गए। उन्हें तब ध्यान आया कि वे अपनी प्रेम कला में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने दरवाजा बंद करना भी याद ना रहा। मुझ पर इस हादसे का बहुत बुरा असर पड़ा। मैं एकदम गुमसुम और चुप रहने लगी। विजय और गीता भी मुझसे बात नहीं करते थे। मुझको बुखार रहने लगा। मेरा स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। उधर विजय और गीता खुलकर मिलने लगे। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि अब गीता ने मेरे कमरे में सोना बंद कर दिया। वह अब विजय के कमरे में सोने लगी। दफ्तर से विजय और गीता अब देर से साथ साथ आते, कभी कभी इकट्ठे पार्टियों में जाते और रात को बहुत देर से लौटते। मुझको उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। मैं उनकी रंगरलियों को देखती और चुपचाप अंदर ही अंदर घुटती रहती। 1-2 बार मैंने गीता को टोका भी, परंतु गीता ने उसकी परवाह नहीं की। मेरी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। रह रह कर मुझको अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था गीता अब बड़ी हो गई है, मैं उसे अपने पास ना रखूं। कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरी सोत बन जाए। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, वह कब कहाँ फिसल जाए कोई कह नहीं सकता। इस बात पर मैंने अपनी माँ को भी फटकार दिया था, पर मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि विजय इस तरह की हरकत कर सकता है। वह तो उसे बेटी के समान समझता था। मुझको बड़ा मानसिक कष्ट था, पर समाज में अपनी इज्जत के खातिर मैं चुप रहती और मन मसोस कर सब कुछ सहे जा रही थी। एक दिन मेरी और विजय की इसी बात पर बहस हो रही थी, तभी वहां गीता आ गई। गीता को देखते ही मैं बिफर गई और रोते रोते बोली, मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैंने बच्ची के समान पाला आज वही मेरी सोच की जगह ले लेगी। माँ ने ठीक ही कहा था कि मैं जिसे इतनी आजादी दे रही हूँ वह कहीं मेरा घर ना उजाड़ दे। आज वही सब कुछ हो रहा था। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। गीता से चुप नहीं रहा गया, वह भी बोल पड़ी, दीदी मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुमने मुझे पाला पोसा है, पर अब मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। छोटी बहन होने के नाते मैं तुम्हारे भूत और वर्तमान से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम्हारे पास समय ही कहाँ है कि तुम विजय की जिंदगी को खुशियों से भर सको। तुमने तो कभी अपनी कोख से जन्मी बच्ची की ओर भी ध्यान नहीं दिया। आराम
और अय्याश की जिंदगी हर एक गुजारना चाहता है, परंतु तुम्हारी तरह खुदगर्जी की जिंदगी नहीं। विजय परेशान और बीमार रहते हैं, उन्हें मेरे सहारे की जरूरत है। गीता के इस उत्तर को सुनकर मैं सकपका गई। अब तक मैं विजय को ही दोषी समझती थी, परंतु आज तो मेरी बेटी समान छोटी बहन भी बेशर्मी से जबान चला रही थी। अगले दिन ही मैंने उनके जीवन से निकल जाने का निर्णय कर लिया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैंने विजय को क्या नहीं दिया। वह आज भूल गया कि शादी से पहले वह तपेदिक से पीड़ित था। मैंने उसकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश की। मैंने उसके लिए हर चीज न्योछावर कर दी। अपना धन, अपनी भावनाएं, हर चीज मैंने उसको अर्पण कर दी। सड़कों पर घूमने वाले बेरोजगार विजय को मैंने सब सुख दिए। उसने गाड़ी की इच्छा व्यक्त की और मैंने कहीं से भी धन जुटाकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। मुझे अफसोस इस बात का है कि उसने मेरे साथ यह क्यों किया। मुझे इस तरह जलील करने की उसे क्या जरूरत थी। अगर वह एक बार भी कह देता कि वह मेरे से ऊब गया है, तो मैं खुद ही उसके रास्ते से हट जाती। जब मेरे पास अच्छी नौकरी और घर है, तो मैं उसके बिना भी जिंदगी काट सकती हूँ। और गीता, वह तो मेरी छोटी बहन है। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, पर उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उसने सांप की तरह मुझे डस लिया। पता नहीं मेरा घर उजाड़ कर उसे क्या मिला। बुदबुदाते हुए मैं सोफे से उठी और बाहर निकल गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। यहाँ आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।